साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम जुड़ रहे हैं उत्तर बंगाल के व्यंग्य विधा के सिरमौर श्री महावीर चाचान जी, जिनकी कई रचनाएं सुनकर ही हम महसूस कर सकते हैं कि यदि व्यंग्य की परंपरा में बंगाल की कोई भूमिका तलाशी जाए तो आप महावीर चाचान जी की कल्पना किए बगैर उत्तर बंगाल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इनके बराबरी के व्यंग्यकार ढूंढने को मिलेंगे तो बहुत मुश्किल से ही। तो चलिए, स्वागत है महावीर चाचान जी का यूट्यूब चैनल सपाट बयानी में। आज हम लोग उपस्थित हैं हिंदी दिवस को लेकर कुछ बात करने के लिए। आए दिन यानी जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, देखा यह जाता है कि हिंदी दिवस का पालन और भी अधिक भव्य होता जाता है। निश्चित। तो पहली जिज्ञासा आपसे यह है कि हिंदी दिवस का पालन आज हम क्यों करें? विशेष करके जब कोई दिवस मनाते हैं तो इसका मतलब है हम उस विषय को अधिक महत्व देते हैं और विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम एक महत्वपूर्ण विषय के दिन इस विषय पर विशेष चर्चा आदि इत्यादि होती है तो ये बात वास्तव में ही श्लाघनीय है और ये आवश्यक भी है। रही भव्यता की बात, तो बात यह जो हिंदी का प्रचार प्रसार सोच के उलट अब अधिक बढ़ रहा है, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए इस दिवस को हम लोग एकदम पर्व के तौर पर मनाना हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। तो भव्यता कोई बुरी बात नहीं है, भव्यता मनाने से उस पर और ज़्यादा एक वज़न पड़ता है इस दिवस के या विषय के ऊपर, तो हमें इसे भव्य रूप से ही मनाना चाहिए। जी। अगली एक जिज्ञासा यह है कि आज यदि हम हिंदी के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखें तो हम साहित्यकारों को या बुद्धिजीवियों को या शिक्षकों को या विद्यार्थियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा एक तो तीव्रता को प्राप्त हो और समृद्ध भी हो? हम लोग इस विषय में गोष्ठियाँ आयोजित करें और हिंदी लिखने के लिए अगर शिक्षक अपने छात्र को प्रेरित करे कि वो अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करे, बोलने में तो करे ही और वो करता भी होगा, बाकी लिखने में वो कम से कम केंद्रीय संस्थान जो है उनसे कोई प्रकार का पत्रालाप इत्यादि हो तो वो हिंदी में ही करे। और बैंक आदि का काम आप मज़े से हिंदी में कर सकते हैं। ऐसी शिक्षक उन्हें छात्रों को प्रेरणा दे और यही प्रेरणा वो अपने घर लेकर जाए। जो है वो गैर हिंदी भाषी लोगों के साथ हमें संपर्क में रहना चाहिए और इस संपर्क के कारण एक जो दूरी बनी हुई है हिंदी के प्रति, विशेष करके हमारे इस पूर्वी क्षेत्र में, वो दूरियां भी दूर होगी अगर हम व्यक्तिगत संपर्क उनसे साधें तो। जी, देखा यह जाता है कि रेलवे के फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी के इतने अभ्यस्त होते हैं कि हम हिंदी में फॉर्म नहीं भरते हैं, हम तुरंत उस फॉर्म को पलटते हैं और अंग्रेजी में भरना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि लिखने की दिशा में हम हिंदी का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़े काम की बात चाचान जी ने की कि अहिंदी भाषी जो समाज है, लोग हैं, उनके साथ हम संपर्क में आएँ, तब वे हमारे संपर्क में आएंगे और हिंदी का विकास और संभव हो पाएगा, सुलभ हो पाएगा। गोष्ठियों में हम कविता पढ़ते हैं और कविता छायावाद के समय ही अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी।
उसके बाद अज्ञेय आए, नागार्जुन है, धूमिल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, रघुवीर सहाय है, मंगलेश डबराल है। इतने महान रचनाकारों के बाद इन गोष्ठियों को आयोजित करके हम व्यक्तिगत स्तर पर हिंदी के विकास में कैसे योग दे सकते हैं, योगदान करते हैं। गोष्ठियों में प्रायः यही देखा जाता है कि हम स्वरचित रचना पाठ करते हैं और उनकी इतनी संख्या अधिक हो जाती है जे श्रोता के मन में एक बोरियत पैदा होती है और वह एक औपचारिक ढंग से उसमें उपस्थित रहता है, उतना रस नहीं लेता है। तो मैं समझता हूँ जो गोष्ठियाँ का जो स्तर जो है वो शायद ऊंचा ही होगा और जो श्रोता हैं वो आकृष्ट भी होंगे। जी धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों को ही हम लोग ध्यान में रखें तो तब और अब, यानी 10 वर्ष बीत चुके हैं और आने वाले 10 वर्ष की कल्पना करें तो उसमें हिंदी की कैसी समृद्धि या दिशा को आप देखते हैं? मैं वैसे हिंदी के भविष्य को उज्जवल देख रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में हिंदी के आपसी बोलचाल में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जैसे अंग्रेजियत छाने लगी थी, वो वर्तमान अवस्था में मैं समझता हूँ जो उसमें कमी आई है। जो मैं राजनीति की बात नहीं करता, वर्तमान में जो सरकार है और वह हिंदी को इतना बढ़ावा दे रही है, स्वयं उसके जो हमारे शासक हैं वो हिंदी में वार्तालाप करना पसंद करते हैं। मैंने ये गौर करके देखा है जो सरकारी नौकर हैं या बड़े बड़े औहदे वाले हैं वो मंत्रियों से या आपस में भी हिंदी में बात करने में अब एक कुंठा का बोध नहीं करते। एक समय था, यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो कल्पना करते थे या कर सकते भी नहीं थे कि हिंदी माध्यम में ऑनर्स या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 2 महाविद्यालयों को स्थापित करवाया। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का कोई सकारात्मक या कैसी सकारात्मक उपलब्धि समाज के लिए या विद्यार्थी समाज के लिए या आम नागरिक के लिए क्या कोई सकारात्मक कोई उपलब्धि दिखाई पड़ रही है? बहुत ही स्पष्ट उपलब्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदी भाषियों का जो वर्ग एकदम पिछड़ा हुआ था या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जे फर्स्ट जनरेशन जो है वो शिक्षा में जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति वर्ग या ऐसा समाज जहाँ रहता है ठीक उन्हीं की जगह पर ये कॉलेज प्रतिष्ठा में मैं आंतरिक धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षण संस्थान हिंदी दिवस के अवसर पर ऐसा क्या करे जिससे हिंदी जन जन तक और भी अधिक सुलभ हो? हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग अगर परिक्रमा करें हाथ में प्लेकार्ड इत्यादि लेकर, तो उसमें लोगों के कौतूहल की जागृति होगी और लोग देखेंगे उसे और ये समझेंगे कि हाँ ये हिंदी आज का हिंदी दिवस है। और हाल फिलहाल एक घोषणा की है हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कि 200 हिंदी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे राज्य भर में। यदि उत्तर बंगाल को देखा जाए, सिलीगुड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र को देखा जाए, तो यह कहा जाता है कि पिछले लगभग 30 से 35 वर्षों में 2-1 स्कूल ही खोले गए हैं हिंदी माध्यम के। निश्चित। हाँ, अपग्रेडेशन कुछ स्कूलों का हुआ है। तो यह जो एक खबर आई है कि 200 हिंदी माध्यम के स्कूल पश्चिम बंगाल में खोले जाएंगे, इस खबर को लेकर के आप कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? मुझे जितना ये संवाद पत्र में देखकर ये खबर को मैं जितना उल्लसित हुआ हूँ, कोई और अन्य समाचारों से मैं उल्लसित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि 200 विद्यालय संख्या में कम नहीं होते। अगर ऐसे विद्यालय खुलते हैं तो कम से कम जो हमारे वंचित वर्ग जो है हमारा,
वो इससे बहुत लाभान्वित होगा। और साथ में हमें जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा जो हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, हम हिंदी का सम्मान भी उसके साथ में बढ़ेगा। जी, यही एक ऐसा मौका है कि जब हमारे यहाँ के मंत्री हों, समाजसेवी हों, बुद्धिजीवी हों या तरह तरह के संगठन कर्मी हों, उनकी ओर से यह प्रस्ताव जाए पश्चिम बंगाल सरकार के पास कि सिलीगुड़ी में यदि देखा जाए तो बालिका विद्यालय 2 ही हैं। एक सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, जिन्हें हम मॉर्निंग गर्ल्स स्कूल के रूप में जानते हैं, खालपाड़ा में स्थित है, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल। और देखा यह जाता है कि बच्चियां देवी डांगा से यहाँ सिलीगुड़ी शहर के केंद्र में आती हैं साइकिल चलाकर, और यह भी सुविधा ममता सरकार ने उपलब्ध कराई है। यदि यह जो 200 स्कूल खोले जाने की बात और सुखद समाचार हमारे सामने आया है, यदि ऐसे अवसर पर हमारे नेता, हमारे साथी यदि सरकार के पास प्रस्ताव भेजे कि क्यों न चंपासारी के आसपास एक हिंदी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाए, यदि यह हो तो अवश्य ही हिंदी भाषी समाज की बच्चियां जो दूरी के कारण भी बहुत या तो ड्रॉप आउट हो जाती है, ड्रॉप कर देती है पढ़ना लिखना, या फिर आना जाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो वहाँ वे लोग पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे सिलीगुड़ी के नगरवासी इस दिशा में सरकार के पास सही ढंग से अपनी अपील पहुँचाएँ और इस क्षेत्र में एक बालिका विद्यालय हिंदी माध्यम में बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम लोग संगोष्ठियों से, जिसमें हम कविता पढ़ते हैं, विमर्श करते हैं, इससे साहित्य का विकास हो रहा है, विषय का विकास हो रहा है, या भाषा का विकास हो रहा है। जो नवलेखक हैं जिन्होंने लिखना शुरू ही किया है या अन्य भाषाभाषी हैं, वो वहाँ पर जाकर अब से उच्च स्तर के कवियों को, लेखकों को सुनकर वो अनुप्राणित होते हैं और अपनी भाषा में, शैली में सुधार आदि लाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे ये हिंदी के लिए एक उपयोगी विधा है। संगोष्ठी या गोष्ठी चर्चा होती रहनी चाहिए। लोकप्रिय जन माध्यम जैसे सिनेमा है, दूरदर्शन को तो दूर से भी दर्शन नहीं करना चाहते हैं। आज जब हम जहाँ अमेजन प्राइम जैसे, नेटफ्लिक्स और बहुत सारे सोनी लिव, इस तरह के जनमाध्यम आ चुके हैं। रैप सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, सीरीज़ आज देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि इस तरह के तमाम जो लोकप्रिय जन माध्यम हैं, इनमें से सबसे अधिक सहयोग हिंदी के प्रचार प्रसार में किससे मिलता है? ये इनके चलते ही हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो पाया है। यहाँ तक कि हम अगर भारत को छोड़ भी दें तो भारत के आसपास के प्रदेश जो हैं वो भी हिंदी ये इस दृश्य माध्यम से प्रभावित हुए हैं और हिंदी को अपना रहे हैं एवं हिंदी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है। प्रेमचंद का एक प्रसंग याद आता है, निबंध है साहित्य का उद्देश्य। उसमें उन्होंने कहा है कि एक समय खासकर जब मनोरंजन प्रधान रचनाएं रची जा रही थी तो उन दिनों भाषा गढ़ी जा रही थी, और 1936 में उन्होंने कहा है कि अब भाषा में वह सामर्थ्य आ चुकी है कि हम भाव और विचारों को उद्बुद्ध करें, प्रेरित करें, इसलिए साहित्य का यह उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक ओर जनसंचार, लोकप्रिय जनसंचार माध्यम हमारे ऊपर हावी है और दूसरी ओर गोष्ठियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश में देखा यह जाता है
कि प्रस्तुति का स्तर, और आप भी सहमत होंगे कि वह समृद्ध नहीं हो पा रहा है। तो यदि प्रेमचंद के इस प्रसंग को याद करें कि अब साहित्य का उद्देश्य भाव और विचारों को प्रेरित करना है, भाषा समृद्ध हो चुकी है और दूसरी ओर जन संचार माध्यम इस कदर हावी है, ऐसी स्थिति में साहित्यिक गोष्ठियों का कितना औचित्य ठहरता है हिंदी के प्रचार प्रसार में? हिंदी के प्रचार प्रसार में हम लोग नए मानते हुए भी जो प्रचलित जो माध्यम हैं, दृश्य माध्यम हैं या श्रुत माध्यम हैं, उन माध्यमों का सहारा हमें लेना ही होगा। उनका स्तर चाहे कितना भी कुछ कम क्यों न हो। अब गोष्ठियों की भाषा, गोष्ठियों का विषय, ये बहुत से एक वैयाकरण के लिए ये ठीक है। बाकी प्रचलन के तौर पर गोष्ठियों में एक आकर्षण जनसाधारण को नहीं मिल पाता है। और वो स्तर की बात जो हो रही है, स्तर में भी कमियां तो अवश्य हैं। फिर भी गोष्ठियों के द्वारा हम, और हमारे पास वो चारा भी नहीं रहता, गोष्ठियों के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। गोष्ठियों में जो कमियां हैं वो कमियों को दूर किया जाए। एक तरफ साहित्यिक गोष्ठियां हैं और दूसरी ओर हास्य कवि सम्मेलन राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाए हुए हैं। और सिलीगुड़ी में भी इसका इतिहास जितना समृद्ध है, हम भविष्य के प्रति भी उतने ही आशान्वित हैं। और हास्य कवि सम्मेलन हमेशा आयोजित किए जाते रहे हैं। हास्य कवि सम्मेलन में जिस तरह से आकर्षण सामाजिकों में है, उस तरह का आकर्षण कवियों में भी साहित्यिक गोष्ठियों के प्रति नहीं दिखता। अपनी कविताएं सुनाएं और चलते बने, यह एक चलन देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मंच की जो कविताएं हैं हास्य कवि सम्मेलन की, और दूसरी ओर साहित्यिक गोष्ठियों में जो कविताएं पढ़ी जाती हैं, इन दोनों में से हिंदी भाषा की समृद्धि किससे अधिक निभ पा रही है? देखिए, जो कवि सम्मेलन इत्यादि होते हैं, मंच पर जो कवि सम्मेलन इत्यादि हुआ करते हैं, ये एक साधारण जन को आकृष्ट करते हैं एवं उनसे उनका मनोरंजन होता है। तो उनका साहित्य से लेना देना न कुछ भी नहीं है, और न साहित्य की मान में वो अभिवृद्धि कर सकते हैं। पर वो हिंदी के प्रचार प्रसार में फिर भी उनका योगदान रहता है। तो मैं ये समझता हूँ जो निम्न श्रेणी के सिनेमा इत्यादि के, जैसे आपने नेटफ्लिक्स इत्यादि के बारे में कहा, उससे तो अच्छा ये है कि वो कवि सम्मेलनों में जाएं और अपना तात्कालिक जो मनोरंजन है वो वहाँ पर पाएं। हिंदी दिवस का पालन किस तरह से औचित्य रखता है, और इस अवसर पर विद्यार्थी समाज हो या फिर साहित्यकार बंधु हो या शिक्षक साथी हो या फिर शिक्षण संस्थान ही क्यों ना हो, सभी मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार को और भी सुलभ बनाएंगे। और इसके लिए गोष्ठियों का कितना महत्व है, विषय के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, साथ ही मंच पर जो कविताएं हास्य कवि सम्मेलनों में पढ़ी जाती हैं, उसके माध्यम से भाषा का कैसा प्रचार प्रसार होता है, इसे भी हमने जाना। साथ ही हमने यह देखा कि वर्तमान समय में चूँकि भाषा सिर्फ भावना का विषय नहीं है, बल्कि इसके प्रचार प्रसार को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठोस जमीन प्रदान करने के लिए एक समुचित व्यवस्था की भी ज़रूरत है। और इसी के लिए सरकार के सहयोग की भी ज़रूरत है, सरकार की नीतियों की ज़रूरत है। और इस दिशा में कम से कम उत्तर बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार का ऋणी है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने यहाँ 2 हिंदी माध्यम में महाविद्यालय की स्थापना की, जो कि सपने की तरह कभी रहा था। और
अब उन्होंने यह घोषणा की कि 200 हिंदी माध्यम के विद्यालय खोले जाएंगे। तो एक शिकायत जो हिंदी भाषी शिक्षकों की रही कि सब कुछ तो हो रहा है लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं, अब यह शिकायत भी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात कि हम इसे सकारात्मक रूप में लें कि सरकार की नीति अब हिंदी भाषा और हिंदी भाषी समाज के प्रति बहुत ही सकारात्मक है और हम हिंदी भाषी समाज सरकार के प्रति अत्यंत ही आशान्वित है। इन्हीं बातों के साथ आप दर्शकों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सपाट बयानी से जुड़ने के लिए।